गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एनआई एक्ट 1881 प्रकरण में लिखित अधिनियम 1881। विस्तार से नहीं जानेंगे, शॉर्ट में जानेंगे, क्योंकि विस्तार से हमने पहले के लाइव में जान लिया है। 55-56 मिनट का लाइव था, आज लगभग 15 मिनट का होगा। बिल्कुल शॉर्ट में होगा और संक्षिप्त में होगा। मेरे ख्याल से आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी दशा में। अब हम बात करते हैं एनआई एक्ट में अभी तक टोटल 4 अमेंडमेंट हुए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला अमेंडमेंट 1988 में हुआ है, दूसरा अमेंडमेंट 2002 में हुआ है, तीसरा अमेंडमेंट 2015 में हुआ है और चौथा अमेंडमेंट 2018 में हुआ है। पहले अमेंडमेंट से चैप्टर 17 ऐड किया गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी वर्तमान समय में जो जुडिशरी के अंदर जो पूछा जाता है एनआई एक्ट से वो चैप्टर ही 1988 के अंदर ऐड किया गया है। 1988 से पहले वो चैप्टर नहीं था। जब 1988 में ये चैप्टर ऐड हुआ था उस समय धारा 138, 39, 40, 41 और 42 को ऐड किया गया। धारा 138 के तहत जब भी कोई व्यक्ति अपने किसी ऋण या दायित्व पेटे, यानी कोई डेप्ट या लाइबिलिटी के पेटे किसी व्यक्ति को चेक देता है ताकि वो उससे डिस्चार्ज हो सके, उन्मोचित हो सके अपने ऋण और दायित्व से, तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति जैसे ही उसे चेक को मूव करता है, कोर्ट बैंक के समक्ष लेकर जाता है और वह खाते में अपर्याप्त राशि, इनसफिशिएंट फंड या फिर किसी अन्य व्यक्ति को पहले से ही किसी प्रकार का करार कर दिए जाने के कारण अनादृत हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो ऐसी दशा में धारा 138 के तहत वह अपराध घटित कर देता है जिस व्यक्ति ने वह चेक दिया है, यानी जो ड्रॉवर है वह अपराध घटित कर देता है और उसके लिए धारा 138 के अनुसार उसे 2 वर्ष तक की सजा और चेक की राशि के दुगने तक का अर्थदंड उस पर अधिरोपित किया जा सकता है। लेकिन इन सभी चीजों को जानने से पहले आपको इसका प्रोविजो पढ़ना पड़ेगा। 138 का प्रोविजो में 3 A, B, C है, जिसमें पहला कै है। कै में ये कहा गया है कि धारा 138 के तहत यह अपराध जब होगा, उसको ये लाइबल जो ऑफेंस है, यह अपराध तब घटित होगा जब वह चेक अपने विधिमान्य रहने के दौरान या फिर 6 माह के भीतर कोर्ट के समक्ष पेश कर दिया जाता है, इन दोनों में से जो भी पहले हो। जैसे आरबीआई के रूल 3 महीने हैं और यहाँ दे रखा है कि 6 माह के भीतर और विधिमान्य रहने के भीतर, तो विधिमान्य तो आरबीआई का रूल ही 3 महीने का है, तो 3 महीने के भीतर आपने उसको कोर्ट में पेश, उसमें बैंक में पेश कर दिया है। फिर सब क्लोज 2 कह रहा है इसका प्रोविजो को ख, अगर आपने बैंक में इसे पेश किया, बैंक ने क्या कर दिया, इसे डिसऑनर कर दिया अपर्याप्त राशि होने के कारण या फिर किसी अन्य करार, पहले से ही कोई अन्य करार हो रखा है उसकी वजह से, तो फिर आपको उस व्यक्ति को विदिन 30 डेज, 30 दिन के भीतर आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, जो सौदे राशि है, जो भी आप पैसा उसमें मांगते हैं उसके संदाय करने के लिए। अगर आप ये नोटिस दे देते हैं और नोटिस देने के बाद फिर आपको प्रोविजो, इसका तीसरा प्रोविजो का जो ख है, ख अपने ख अब ग देखेंगे आप, उसमें कह रखा है कि आपने नोटिस दे दिया और नोटिस जैसे ही चेक, जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है, जो ड्रॉवर है, उसे प्राप्त हो जाता है और प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर वह उस राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो धारा 138 में ऑफेंस तो है, 2 साल तक की सजा है, प्लस में चेक की राशि के दोगुने तक अर्थदंड है, लेकिन ये कब है, जिसका कै ख ग, ये तीनों कैटेगरी आप पढ़ लोगे उसके बाद। तो गए में ये कहा गया कि अब कॉज ऑफ एक्शन ही अराइज उस दिन होता है जब उसे नोटिस मिल गया और उसके 15 दिन तक उसने क्या नहीं किया, पैसे का भुगतान नहीं किया है। अब एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद हम बात करते हैं 142 में, सीधा सा हम 142 में, उसमें क्योंकि कॉग्निजेंस लेने के बारे में बात कही गई है। अब 142 का क्लोज 2 जो 1 है उसका ख ये कह रहा है कि जो कोर्ट है वो कॉग्निजेंस कब लेगा। पहला तो क्या यही 142 का क्लोज क्या है, सब क्लोज 1 का वो ये कह रहा है कि लिखित परिवाद, जो परिवादी है, जो पेई है, वो लिखित परिवाद करेगा तभी कोर्ट कॉग्निजेंस लेगा। ख ये कह रहा है कि 15 दिन पूरे हो गए, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ 138 के परंतु के क्लोज गए के अनुसार, तो उसके 1 महीने के भीतर लिखित परिवाद कोर्ट में पेश हो जाना चाहिए, उसकी दशा में ही लिया जाता है। हालांकि उसके बाद भी लिया जा सकता है, वो कुछ साइटेशंस वगैरह पेश करनी पड़ती है, कोर्ट अपने विवेक से तय करता है। फिर उसमें जो 142 का सब क्लोज 1 है उसका ग ये कह रहा है कि कोर्ट के समक्ष, जैसे आपने मूव किया, चेक मूव किया, आपने बैंक में किया, बैंक से डिसऑनर हो गया, आप कोर्ट में आ गए, उसे नोटिस दिया, 15 दिन भी कंप्लीट हो गए, नोटिस उसे प्राप्त होने के बाद में कॉज ऑफ एक्शन भी राइज हो गया और 1 महीने के भीतर आपने कोर्ट के समक्ष चेक परिवाद पेश कर दिया। तो फिर ऐसी दशा में वो परिवाद आप किस मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे, तो इसमें कह रहा है कि जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करेंगे, उसके अलावा कोई मजिस्ट्रेट संज्ञान नहीं ले सकता है इसके ऊपर। 142 का क्लोज 1 कह रहा है ये सारी चीजें। अब हम बात करते हैं 139, 138 हमने देख लिया।
फिर कहते हैं 139 जिसमें उपधारणा की जाती है कि हाँ इस व्यक्ति ने जो ड्रॉवर है जिसने जो चेक दिया है अर्थात जो लेखीवाल है उसने वो चेक खाते में से संदाय के लिए दिया है, लेकिन किस लिए दिया है? या तो कोई ऋण था उसने डेब्ट था, या फिर कोई दायित्व था उसकी लाइबिलिटी था उसके पेटे में उसने वो चेक दिया। ये उपधारणा की जाएगी, प्रिज्यूम्सन किया जाएगा इस बात का। फिर 140 में आते हैं तो 140 में ये कहा गया है कि ऐसा कोई कारण ड्रॉवर के पक्ष में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा कि मुझे उस समय नॉलेज नहीं था जब मैंने चेक दिया था कि खाते में अपर्याप्त राशि है या फिर जो भी इनसफिशिएंट फंड हुआ उसकी वजह से क्या हो जाएगा, चेक अनादृत हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा, ऐसा कोई कारण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद 141 में आते हैं, 141 में आते हैं जिसमें कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की बात की गई है। तो कंपनियों के द्वारा अपराध, कंपनी को खुद को लायबल नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि कंपनी को अर्थदंड तो दिया जा सकता है लेकिन पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता 138 के तहत, जो कि 2 साल की सजा है वो नहीं दी जा सकती कंपनी को। तो कंपनी के लिए जिम्मेदार वह व्यक्ति होगा, 141 के क्लोज सब क्लोज 1 में कहा गया है कि जो उसके कारोबार के संचालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है या कारोबार करने के लिए कंपनी का प्रभारी व्यक्ति है वो उसके लिए लायबल होगा। अब इसमें एक चीज और उन्होंने डाल दी प्रोविजो डाल के कि वह व्यक्ति भी तब लायबल होगा जब ये साबित कर दिया जाए कि हाँ उस व्यक्ति की जानकारी में था, उसकी मौनानुकूलता रही है, उसके जानकारी में होने के बाद में भी उसकी लापरवाही रही है, ऐसी सारी चीजें होनी चाहिए। फिर उसका भी एक प्रोविजो ये आ जाता है कि कंपनी के द्वारा अपराध कारित किया गया है, जानकारी में भी था, लेकिन वही जो कंपनी है या तो राज्य सरकार हो गई या केंद्र सरकार हो गई या कोई वित्त निगम है उनके द्वारा नियोजित किया गया कोई व्यक्ति है, तो ऐसी दशा में उसे लायबल नहीं ठहराया जा सकता उस ऑफेंस के लिए, यानी जो 138 का जो ऑफेंस है उसके लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं 142 जो कि कॉग्निजेंस की हमने बात की, सब क्लोज 1 को हमने जान लिया। सब क्लोज 1 के बाद में सब क्लोज 2 है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे आप ये बताएंगे कि सब क्लोज 2 कब जोड़ा गया। अमेंडमेंट की मैंने बात की कि 4 अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सब क्लोज 2 कब जोड़ा गया उसके आप बता दीजिए कमेंट करके, उसके बाद में जानेंगे इसको। फिर हम सीधा सा आते हैं सेकंड अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ, 142, 143, 44, 45, 46, 47 को जोड़ा गया। 143 में जो चेकों के मामले जो भी होते हैं उनके संबंध में किस प्रकार से कोर्ट ट्रायल करेगा, तो इसमें कहा गया है कि संक्षिप्त विचारण किया जाएगा, समरी ट्रायल की जाएगी, धारा 262 से 265 के प्रोविजन लागू होंगे सीआरपीसी के। और इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, न्यायिक प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट है या जो महानगर मजिस्ट्रेट है इसका विचारण करेंगे। 143 के सब क्लोज 1 में ये कहा गया। और अगर समरी ट्रायल किसी का होता है तो ऐसी दशा में उस मजिस्ट्रेट के लिए ये आवश्यक होगा कि वो 5,000 रुपये से अधिक अर्थदंड नहीं करे और 1 साल से अधिक की सजा पारित नहीं करे उसमें। लेकिन अगर वो अवांछनीय समझता है, उपयुक्त नहीं समझता, 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 1 वर्ष तक की सजा करने के लिए उपयुक्त नहीं समझता था, तो वो समरी ट्रायल नहीं कर रहा हो, वारंट ट्रायल कर रहा हो, समन ट्रायल कर रहा हो, तो फिर ऐसी दशा में वो इससे अधिक भी जो धारा 138 में दे रखा है उन क्राइटेरिया को फॉलो कर सकता है, लेकिन ऐसे कारण उसको मेंशन करने पड़ेंगे उसमें। फिर उसके बाद में हमने जाना 144 हम जानेंगे, उसमें शमन की रीति बताई गई है। जो तामील करोगे आप या तो किस पे करोगे, या तो साक्षी पे करोगे या परिवादी उस पे एक्यूज्ड पे करोगे। तो समन कैसे करोगे आप, स्पीड पोस्ट से कर सकते हो या फिर जो सत्र न्यायालय के द्वारा जो अनुमोदित है कुरियर सेवा उसके माध्यम से करोगे। अब तामील कैसे प्रॉपर मान ली जाएगी, या तो उसके ऊपर जो अभिस्वीकृति करे, क्योंकि 2 पेज में जाती है हमेशा, समन 2 पेज में जाता है, तो उसके पीछे वाले पेज के ऊपर उसके साइन होंगे, लिखे होंगे सारी। ये जो पोस्ट मास्टर जाता है उस पर ये लिखेगा कि उस व्यक्ति ने क्या हुआ, लेने से मना कर दिया हो, तो ऐसे रूप में भी शमन की प्रॉपर तामील मान ली जाएगी। फिर हम जानेंगे 145 को, 144 जान लिया, 144 जान लिया आपने, अब 145 जानेंगे हम। 145 के अंदर शपथ पर साक्ष्य की बात की गई है। एविडेंस एक्ट में कहा गया कि शपथ पत्रों पर एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता, लेकिन यहाँ शपथ पर साक्ष्य की बात की गई है और साक्ष्य में ग्राह्य भी किया जाएगा, ऐसी बात कही गई है। शपथ पर साक्ष्य कौन देगा, परिवादी दे सकता है, कोई एविडेंस में कोई भी व्यक्ति साक्ष्य के तौर पर आता है, गवाह के रूप में आता है, वो दे सकता है। अगर ऐसी दशा में शपथ पर साक्ष्य आ रहा है, कोर्ट उपयुक्त समझता है, तो उस व्यक्ति का परीक्षण भी कर सकता है, उसे बुला सकता है। लेकिन कब बुलाएगा कोर्ट, जब वो अभियोजन है या भी जो एक्यूज्ड है वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे 145 सब क्लोज 2 की। 145 के सब क्लोज 2 में ऐसे प्रोविजन किए गए हैं। फिर 146 में देखेंगे, उसमें कहा गया कि जो बैंक स्लिप है प्रथम दृष्टया ये साक्ष्य होगा कतिपय तथ्यों का। तो किस तथ्य का,
कि ये जो चेक है वो क्या हो गया, अनादृत हो गया, डिसऑनर हो गया। और वो चेक किस लिए दिया गया था, ऋण या दायित्व पेटे दिया गया था, वो चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। उसके बाद में 147 जानेंगे 147, जिसमें कंपाउंडेबल के बारे में बात की गई है, समनीय के बारे में, अर्थात राजीनामा योग्य ये अपराध है, ऐसे बताया गया है इसमें। 140 अजमानती अपराध राजीनामा योग्य अपराध है, नॉन बेलेबल और राजीनामा योग्य कंपाउंडेबल योग्य अपराध है। धारा 320 सीआरपीसी की आप देख लेना, उसमें भी कुछ कंपाउंडेबल की बात की गई है। और जो एनआई एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, इसके भी सेक्शन 147 में ऐसी बात की गई है। तो 2 अमेंडमेंट के संबंध में जान लिया। तीसरा अमेंडमेंट हुआ 2015 में, जिससे 142 का सब क्लॉज 2 ऐड हुआ और उसके बाद में 142 ए ऐड हुआ। 142 का सब क्लॉज 2 ये कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने चेक दिया है जो ड्रोवर कहलाता है, और जिसे दिया है वो पेई कहलाता है। तो अब जहां पे पेई अर्थात चेक का जो होल्डर है, चेक का धारक है, वो अब उसे पेश करता है, तो ऐसी दशा में चेक का जो पेई है, होल्डर है, वो जहां पर अपना खाता रखता है वहां के क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय में परिवाद पेश कर सकता है। लेकिन किस कंडीशन में, जब वह चेक खाते में संग्रहण के लिए दिया गया हो, यानी अकाउंट पे चेक हो। लेकिन वही चेक अगर भुगतान के लिए दिया गया हो तो 142 के सब क्लॉज 2 के ख में आप आ जाएंगे। उसमें यह कहा गया है कि भुगतान के लिए दिया गया है, तो ऐसी दशा में जो ऊपर माल है, जो चेक को देने वाला व्यक्ति अर्थात जो ड्रोवर है, वह व्यक्ति जहां पर अपना खाता रखता है वहां पर क्षेत्राधिकार रखने वाले बैंक में वह पेश किया जाएगा। सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 142 के सब क्लॉज 2 के क और ख में ऐसी चीजें कही गई है, जो कि कब जोड़ा गया था, 2015 में अमेंडमेंट के द्वारा। तीसरा अमेंडमेंट हुआ। इसमें महत्वपूर्ण 5-4 अमेंडमेंट हैं। तो पहला जान लिया 1988 में, दूसरा 2002 में, तीसरा 2015 में। तो क्षेत्राधिकार की बात की गई तीसरे अमेंडमेंट में 142 के सब क्लॉज 2 के माध्यम से। फिर एक जोड़ा गया 142 ए कै। 142 कै में जो मामले चल रहे थे पहले से, उनके अंतरण की बात की जा रही है, उनके ट्रांसफर की बात की जा रही है, क्योंकि 142 सब क्लॉज 2 जोड़ा गया जिसमें क्षेत्राधिकार परिवर्तित कर दिया गया। ये 142 जो सब क्लॉज 2 है वो एक दशरथ सिंह का मामला था, दशरथ रूप सिंह राठौड़, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था 2014 का, उसके बाद में ऐड हुआ था। यानी 2014 में ये मामला आया, उसके बाद में अमेंडमेंट करना पड़ा इसमें, और 142 सब क्लॉज 2 ऐड हुआ। तो उसने ऐसी परिस्थितियां कर दी कि 142 ए भी बनाना पड़ा। 142 ए में ये कह रखा है कि 142 के सब क्लॉज 2 के तहत अगर कोई मामला संस्थित किया जाता है तो ऐसा समझा जाएगा कि ये इसी एक्ट के तहत संस्थित किया गया है कोर्ट में। और उसके सब क्लॉज 2 में ये दे रखा है कि 142 जो कोई भी कोर्ट है जो पेई है, जैसे ए नाम का कोई पेई है, उसने कोई मामला कोर्ट में संस्थित कर रखा है किसी व्यक्ति के खिलाफ, जो ड्रोवर है उसके खिलाफ पेश कर रखा है, भविष्य में भी अगर कोई विवाद आता है तो ऐसी दशा में भी वह व्यक्ति जो पेई है, सबसे पहले उसने जो परिवाद पेश कर रखा है उसी कोर्ट में पेश करेगा उसके खिलाफ। यानी एक से अधिक मामले अगर उस लेखीवाल के खिलाफ आते हैं, ड्रोवर के खिलाफ आते हैं, तो उसी मामले में जहाँ पेई खाता रखता था पहले पेश किया उसने मामला उस कोर्ट में, उसी कोर्ट में वो मामला संस्थित करेगा, चाहे वह उस बैंक का कहीं भी खाता रखता हो, कोई मैटर नहीं रखता। इसका सब क्लॉज 3 ये कह रहा है कि ऐसे जो मामले हैं जिनमें पेई खाता रखता है, जो अकाउंट जो लेखीवाल है एक से अधिक चेक दे देता है उसको, तो ये सब जो मामले ट्रांसफर होंगे वो इस एक्ट के तहत वो उसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, इसे 5 चेक दिए गए, इसने एक चेक लगाया और कोर्ट में परिवाद पेश कर दिया, उसी व्यक्ति ने 4 चेक और दे रखे थे, भविष्य में भी अपराध वही घटित हो जाता है, पैसा नहीं मिलता तो डिसऑनर हो जाता है चेक। तो ऐसी दशा में वह व्यक्ति अदरवाइज, क्योंकि दशरथ रूप सिंह का मामला पहले था ही, 2015 से पहले ऐसा कुछ था नहीं, तो उसने मामले अलग अलग कोर्टों में संस्थित कर रखे थे, तो इसके बाद वो एप्लीकेशन लगाएगा और उन सभी मामलों को एक जगह कर लेगा, एक ही न्यायालय में कर लेगा। सब क्लोज 142 के ए के सब क्लोज 3 में ये कहा गया है, वैसे ख गए जो भी है उसमें 3 में ये कहा गया है। अब हम बात करते हैं लास्ट अमेंडमेंट 2018 की। 2018 में अमेंडमेंट आया जिसमें 2 सेक्शन ऐड किए गए, 143A और 148। 143A के अंदर एंट्रीम कंपनसेशन की बात की गई है, यानी अंतरिम जो प्रतिकर है उसके संबंध में बात की गई है। जब चेक के जो पेई है वो कोर्ट में परिवाद पेश कर देता है, उसके ऊपर जो समन मामला है, इसमें एक मामला आपको देखना पड़ेगा, समन मामला हो सकता है, वारंट मामला हो सकता है, समरी ट्रायल हो सकता है। तो जब समरी ट्रायल है, कोर्ट में एक्यूज आता है और वो उसे स्वीकार नहीं करता अपराध को कि साहब मैं तो इसे स्वीकार नहीं करता, वो अभियोग ऐसा करता है, दोषसिद्धि का अभियोग नहीं कर रहा है, पीजी नहीं कर रहा है, तो ऐसी दशा के अंदर उस व्यक्ति को 20% से मतलब 20% तक की राशि के लिए कोर्ट कह सकता है कि आप जमा कराओ उस चेक की,
राशि 20% किसकी होगी? जो चेक दिया है उसकी राशि की। चेक 50 लाख रुपए का है तो ऐसी दशा में 50 लाख रुपए की 20% तक के कोर्ट ऑर्डर कर सकता है एंट्रीम कंपनसेशन के रूप में, और उस व्यक्ति को जमा कराने पड़ेंगे 60 दिन के भीतर। अगर कोर्ट को कोई रीजन देता है तो 30 दिन कोर्ट और दे देगा। अगर जमा नहीं करवाता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 421 के तहत जुर्माने के रूप में वसूल की जाएगी। जिस तरह जो प्रोविजन दे रखे हैं उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा। उसके बाद ये जो 143A है जो कि 2018 में अमेंडमेंट के हिसाब से आया, अमेंडमेंट से आया है, इसमें एंट्रीम कंपनसेशन की बात की गई है, अर्थात मामला भी उसी कोर्ट में पेंडिंग है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई दोष सिद्धि नहीं हुई है, लेकिन 148 जो 148 है उसमें कन्विक्ट हो जाता है, जो भी एक्यूज्ड है उसे दोषित ठहरा दिया जाता है। दोषित ठहराने के बाद में जब अपील में मामला जाता है तो अपीलीय न्यायालय ऑर्डर करता है कि भाई अब 20% से कम न होने वाली, या तो 20% तक थी 143A में, और 148 में 20% से कम नहीं होने वाली कोई राशि का ऑर्डर कर सकता है कोर्ट कि आपको ये जमा करानी पड़ेगी, उसी के बाद में इसमें सुनवाई करूंगा। 148 में ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं। कब जमा कराओगे आप? 60 दिन का आपको टाइम मिलेगा। 30 अगर आप विदिन कोई लिमिटेशन आप कोर्ट को समक्ष देते हैं, कोई कारण कॉज बताते हैं कि ये कॉज हुआ इस वजह से मैं जमा नहीं करा पा रहा हूँ, तो 30 दिन आपको कोर्ट और दे देगा। अगर नहीं देते 421 की प्रक्रिया है सीआरपीसी की, उसके तहत जुर्माने की राशि वसूल कर ली जाएगी आपसे। आप अगर नहीं देते हैं तो ऐसी दशा में, वरना आपकी अपील भी नहीं चलेगी 148 के हिसाब से, कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगा। अब एक चीज आप जान ले, 143A और 148, अगर मान लो जैसे परिवादी हैं, कंप्लेनेंट हैं, उसके विरुद्ध मामला चला गया, वो हार गया उस मामले को और एंट्रीम कंपनसेशन उसने प्राप्त कर लिया हो, तो फिर वापस से एप्लीकेशन लगेगी उसमें, वह राशि जो उसने प्राप्त किया एंट्रीम कंपनसेशन के रूप में वो 60 दिन के भीतर वापस लौटाएगा उसको, एक्यूज्ड को। कारण दिखाता है कि साहब नहीं है मेरे पास, ऐसा कुछ कारण है लीगली उसके पास, तो 30 दिन उसको और मिल जाएंगे। अब उसके साथ साथ उसको एक इंटरेस्ट जो कि वर्तमान बैंक की प्रचलित दर होती है उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। उसमें सेम कंडीशन लागू होती है। 148 है जो सेक्शन है 148, उसके तहत भी सेम कंडीशन लागू होती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने शॉर्ट में जाना है 138 से लेकर 148 तक के संपूर्ण सेक्शन के संबंध में। 138 में हमने जाना लेखों में जमा राशि अपर्याप्त होने के कारण कतिपय चेकों का अनादृत हो जाते हैं, उस पर शास्ति के बारे में हमने बात की। 139 में हमने प्रिज्यूम्पशन देखी, प्रिज्यूम्पशन धारक के पक्ष में उपधारणा की बात की। 140 में हमने कि ऐसा कोई कारण अनुज्ञात नहीं होगा। कौन सा कारण? कि चेक 138 में वर्णित कारणों से अनादृत हो जाएगा, उसके बारे में बात की। 141 में कंपनियों द्वारा अपराध की बात की हमने। 142 में कॉग्निजेंस लेने की बात कही गई। 142 के सब क्लॉज 2 में हमने क्षेत्राधिकार ज्यूरिसडिक्शंस की बात की। 142A में हमने जो अंतरण का वैधीकरण जो मामले हैं उनका ट्रांसफर हो रहा है उनके संबंध में जाना। 143 में हमने जो समरी ट्रायल है उसके संबंध में जाना। 143A में हमने एंट्रीम कंपनसेशन के बारे में जाना। 144 में हमने शमन के बारे में जाना। 145 में हमने शपथ पर साक्ष्य की बात कही, और 146 में हमने जो बैंक स्लिप है उसका कतिपय तथ्यों का साक्ष्य होने के संबंध में जाना, और 147 में हमने कंपाउंडेबल होने के संबंध में जाना कि ये अपराध क्या है, कंपाउंडेबल है, जमानती है। और 148 में हमने जो कन्विक्ट हो जाता है एक्यूज, उसके बाद में अपील में जब जाता है तो अपीलीय कोर्ट जो ऑर्डर करता है 20% से अधिक राशि, उसके संबंध में जाना। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने में साबित रहा होगा। अगर आप भी चाहते हैं किसी विषय पर वीडियो बनवाना तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको हर एक सवाल का जवाब मुझे उचित लगता है तो मैं कमेंट करके दूंगा या फिर वीडियो बना के दूंगा।